जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो दोस्तों, एपिसोड आगे शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मैंने लगभग 2 बार यूपी पीसीएस का प्री क्वालिफाई किया है। ठीक है, एक बार 2024 में। 24 में दोस्तों मेरे जो मार्क्स थे 108 थे, 108 थे। कट ऑफ कितनी गई थी? तो 101 गई थी। बात करें 2025 की, तो 25 में दोस्तों मेरे जो 146 मार्क्स बने। ठीक है, अभी हालांकि इसकी कट ऑफ आई नहीं है, लेकिन कट ऑफ जब आ जाएगी, जब मार्कशीट आ जाएगी, तो मैं आपको इसी चैनल पर अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा। हालांकि 2024 की मैंने अपनी पूरी मार्कशीट इसी चैनल पर अपलोड की हुई है। इसमें मैंने प्री, मेंस और अपने इंटरव्यू के मार्क्स शेयर किए हैं। ठीक है, आप जाके चैनल पे विजिट करके मेरे वो मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है, अपना परिचय देने का मेरा यही मकसद है कि आप इस चैनल और मुझ पर बिलीव कर सकें, इसकी ऑथेंटिसिटी पर बिलीव कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूपी पीसीएस में जो हर साल प्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, भले उनके नेचर में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उनका नेचर भले परिवर्तन हो जाए, पर जो यूपी पीसीएस की जो ना जो कोर थीम है वो नहीं बदलती। ठीक है, आपको क्वेश्चन में चेंजेस दिख जाएंगे, लेकिन जो थीम होगी ना दोस्तों, थीम नहीं यूपी पीसीएस की चेंज होती। उसी थीम पर बार बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं जो थीम्स है ना, उन्हीं थीम पर को आधार बनाकर और रिसर्च करके मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड। ठीक है, पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड, यानी कि जो थीम बार बार पूछा जा रहा है ना, उसके पीवाईक्यू तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो कंटेंट हम करेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि पीवाईक्यू के अलावा, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और फ्यूचर में क्या पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यानी कि 2026 का जो प्रीलिम्स आने वाला है वहां पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो कंटेंट भी हम इसी के साथ करेंगे। और दोस्तों ये क्विक रिवीजन मोड होगा। क्विक रिवीजन मोड पर यह सीरीज शुरू की जा रही है। ठीक है, ताकि आपका जल्द से जल्द रिवाइज हो सके। आप अपना जो कंटेंट है वो पढ़ते ही रहे। ठीक है, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। लेकिन ये सीरीज क्या है, जो ये एक सेकंड, लेकिन जो ये सीरीज है ना, ये सीरीज क्या करेगी, जो आपकी तैयारी है उसे इंप्रूव करने का काम करेगी, यानी कि उसे तेज धार देने का काम करेगी, ताकि जो यूपी पीसीएस 2026 है ना, वो आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस सीरीज में लगातार बने रहे। ठीक है, इस सीरीज में जो पीवाईक्यू है ना, उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे, और जो वर्षों में बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और जो भविष्य में पूछा जाएगा, ठीक है, वो उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं कि ये हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पूरी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसा कतई नहीं है। इस सीरीज में हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे या वही थीम देखेंगे जो पूछा जा रहा है। ठीक है, वो मान लो कि स्टोन एज है, वहां से जो इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है हम सिर्फ उतना ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरा हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ने लगेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा जो पीवाईक्यू इनसाइट्स एंड बियॉन्ड है, उसका कंटेंट, जिसे मैं आपको बड़े ही डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है, और ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स कर ले, ताकि जब आपका एग्जाम रहे, ठीक है, जब आपका एग्जाम हो, तब आप ये चीजें रिवाइज कर सकें। ओके, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास है ना, उसके काल विभाजन को हम देखते हैं और उसके सोर्सेस को हम देखेंगे, यानी कि स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के काल विभाजन के लिए हम दोस्तों उसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं। काल विभाजन हम कितने पार्ट में करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का? तो 3 भाग है। एक है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। और ऐतिहासिक काल, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है या आदि ऐतिहासिक काल क्या है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल
वह काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं होता, यानी कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हम किस आधार पर काल विभाजन करते हैं या फिर पहचान करते हैं कि हाँ ये चीज इस पीरियड की होगी? तो दोस्तों इस टाइम पे हम जो प्रागैतिहासिक टाइम पे हम सहारा किसका लेते हैं? तो पुरातात्विक स्रोतों का लेते हैं, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हमारे मृदभांड आ जाएंगे, मृदभांड यानी कि बर्तन वगैरह, सिक्के आ जाएंगे और अन्य चीजें भी आ जाती है, लाइक इमारत है, मंदिर है, फलान का जो भी है, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल का कोई एग्जाम्पल है तो वह दोस्तों हमारा पाषाण काल है। पाषाण काल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो पाषाण काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है दोस्तों वो नवपाषाण काल। स्पेस नहीं रह गई है, मैं जस्ट बोल देता हूं कि नवपाषाण काल है। दोस्तों आज फॉन्ट बड़ा हो जा रहा है लिखने में, क्योंकि मैं अपने हैंड का ही उपयोग कर रहा हूं। मेरा पेन खराब हो गया है, न्यू पेन मंगाते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर से हम छोटा छोटा लिखने लगेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मुझसे जानते हो कहां पूछा गया था? मैं जब एक कोचिंग में इंटरव्यू दे रहा था जब मैं, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान ही मुझसे पूछ लिया गया था कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। और ये पीवाईक्यू यानी कि प्रीलिम्स में भी काफी हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आदि ऐतिहासिक काल हम ऐसे काल को कहते हैं जिसमें हमें लिपि के साथ देखने को मिलते हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए, यानी कि वहां राइटिंग तो विकसित हो गई थी, लिपि आ गई थी, लेकिन अभी भी उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल के, सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारी वैदिक काल, वैदिक सभ्यता जो है। 2 सभ्यताएं हमें देखने को मिलती है जहां पर लिखित साक्ष्य है, यानी कि लिपि मौजूद है, लेकिन अपठ्य है, यानी कि हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पता ही है कैसी है, तो चित्रात्मक है, चित्रात्मक लिपि है ये, ठीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो आदि ऐतिहासिक काल समझिए जिसके लिपि के साक्ष्य मौजूद है लेकिन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड उसे कहते हैं जहां पर लिखित साक्ष्य मौजूद है और उसे हम पढ़ भी पाए हैं, उससे हम चीजों को जानने का जो सोर्स रहा है वह हमारा लिखित साक्ष्य भी रहा है। हालांकि लिखित साक्ष्य के साथ साथ पुरातात्विक सोर्स का भी हम सहारा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लिखित साक्ष्य पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। तो बुद्ध काल जो है उसके आगे के जितने भी पीरियड हैं वो सब हमें, उसके सब के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं? तो लिखित साक्ष्य से मिलते हैं। आइए जरा हम देख ले यहाँ पे कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस पीआईक्यू से रिलेटेड क्या हमें यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों पाषाण काल, यानी पाषाण काल हमारा किस में आता है? पाषाण काल आता है प्रागैतिहासिक काल में। और प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण कालीन स्थल है उसका नाम क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका आपको कहां देखने को मिलेगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका किस काल से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड किससे? पाषाण काल से, ठीक है। भीमबेटका कहां अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और भीमबेटका किस लिए फेमस है? तो भीमबेटका दोस्तों अपनी पाषाण चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और साथ में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में जो जोरवे संस्कृति है जो महाराष्ट्र में विकसित हुई है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जोरवे जो कल्चर है, जोरवे कल्चर कहां विकसित हुआ? तो आपको याद होना चाहिए कि यह महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। और किससे रिलेटेड है जोरवे कल्चर? तो ताम्र पाषाण काल की यह संस्कृति है। ओके, तो ये हमने देख लिया हमारा जो पहला टॉपिक था, प्राचीन भारतीय इतिहास, काल विभाजन एवं स्रोत। अब बात करते हैं दोस्तों वेद और उससे संबंधित पुरोहितों की। हालांकि ये फैक्चुअल चीज है, आपको रटनी पड़ेगी, यहाँ कुछ समझाने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है, ठीक है, ऋग्वेद से रिलेटेड जो पुरोहित होता है वो कौन है? होत्र या होता। आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा, या तो मिलान में आ जाएगा कि ऋग्वेद का जो पुरोहित है वह कौन है, यजुर्वेद का कौन है। तो इस तरह मिलाने में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो हम डायरेक्ट पहले पुरोहित देख लेते हैं, साथ में उसके वेदों के उपवेद भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं। पुरोहित भी आपसे पूछा जाएगा, साथ में उपवेद भी आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऋग्वेद के बारे में जान लें। ऋग्वेद के जो पुरोहित है कौन है? होत्र है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वह क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद, और होत्र है जो ऋग्वेद का पुरोहित है। ये फैक्ट अच्छे से याद रखना। सेकंड जो हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का जो पुरोहित है कौन है?
वर्यु। आपको याद रखना है कि अर्ध अर्ध वर्यु जो है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है, बट ठीक है, आप लोग काम चलाइए, क्योंकि वहां हमें टिक करना होता है, ऐसा नहीं है कि हमें वहां लिख के आना है। तो यजुर्वेद का पुरोहित कौन? अर्धवर्यु। और जो इसका जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद रिलेटेड किससे? तो कर्म कांड और यज्ञ नियम। हालांकि जो वेद, जो यजुर्वेद है ना, वह रिलेटेड इससे होता है, कर्म कांड और यज्ञ के जो नियमों से रिलेटेड कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। और ऋग्वेद हमारा किससे रिलेटेड है? तो जो देवताएं हैं ना, उनसे रिलेटेड जो मंत्र होते हैं और सूक्त होते हैं, उनका संग्रह किसमें है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का जो पुरोहित गोत्र और उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का पुरोहित अर्धवर्यु, ठीक है, अर्धवर्यु। और जो उपवेद है इसका धनुर्वेद। धनुर्वेद किसका? यजुर्वेद का। सामवेद की बात करें हम, सामवेद का जो पुरोहित है उद्गाता, ठीक है। और इसका जो उपवेद है गंधर्व वेद है। और सामवेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो सामवेद को संगीत का जनक भी कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और चौथा जो हमारा लास्ट वेद है वह है अर्थववेद। अर्थववेद से हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो औषधि, तंत्र, मंत्र, जादू टोना के बारे में हमें अर्थववेद से जानकारी मिलती है। और अर्थववेद के जो पुरोहित है वह ब्रह्मा है। और उपवेद की यदि हम बात करें तो शिल्प वेद इसका उपवेद है। तो आपको याद रखना है कि अर्थववेद का जो पुरोहित है ब्रह्मा, उपवेद, शिल्प वेद। ओके, इतनी जानकारी आपको याद रखनी। तो पुराणों से संबंधित अब महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पुराण से रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी लास्ट ईयर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2024 में, कि मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराण से रिलेटेड। तो हमें जो भारतीय इतिहास है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है, यानी कि टाइम टू टाइम जो एक्सप्लेनेशन हमें इतिहास का मिलता है, वो हमें कहां से मिलता है? तो पुराणों से ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब पुराणों के रचयिता किनको कहा जाता है? तो लोमहर्ष नाम के ऋषि थे, उनको पुराणों का रचयिता कहा जाता है। इनके साथ ही इनकी सहायता इनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी, ठीक है। तो आपसे यदि पूछ ले कि हाँ पुराणों के फाउंडर कौन है या रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष ऋषि एंड उनके पुत्र उग्रश्रवा। और टोटल पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 18 है टोटल पुराणों की संख्या। और केवल 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें हमें राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। अब ये 5 पुराण कौन से हैं? तो मत्स्य पुराण जो कि सबसे पुराना है, मत्स्य पुराण आपको दिखेगा, वह सबसे पुराना है। देन सेकंड नंबर पे जो हमारा पुराण है वह है वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये जो 5 पुराण है ना दोस्तों, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, इन 5 पुराणों में हमें राजाओं की वंशावली देखने को मिल जाती है। अब यदि बात करें कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है दोस्तों। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। आपको ये देखना कि 2026 में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो मैं सीरीज करा रहा हूं ना, 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपको, याद रखना मेरी इस बात को। तो मौर्य वंश का हमें वर्णन कहां से मिलता है? विष्णु पुराण। गुप्त वंश का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो वायु पुराण से हमें देखने को मिलता है। तो और राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण कहां मिला हुआ है? तो अग्नि पुराण। तो याद रखिए, मौर्य वंश का वर्णन विष्णु पुराण, गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण, और राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण हमें कहां देखने को मिलेगा? तो अग्नि पुराण में। एक फैक्ट और मत्स्य पुराण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्स्य पुराण सबसे पुराने के साथ साथ इससे हमें सातवाहन वंश की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, पुराणों में भी जो सबसे बड़ा पुराण है ना दोस्तों, वह है श्रीमद् भागवत पुराण या स्कंद पुराण, ठीक है। विस्तार की दृष्टि से जो श्रीमद् भागवत पुराण या इसे जो स्कंद पुराण जो कहते हैं, विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जबकि ऐतिहासिक वंशावली के दृष्टिकोण से जो मत्स्य पुराण है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रमुख है मत्स्य पुराण, ठीक है। दोस्तों, अमर सिंह द्वारा रचित जो अमर कोश है, अमर सिंह किसके काल में थे? तो दोस्तों एक गुप्त पीरियड से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में भी दोस्तों ये चंद्रगुप्त टू के काल में थे, चंद्रगुप्त टू के काल में थे, इतना आपको याद रखना है। तो अमर सिंह रचित अमर कोश में पुराणों के 5 लक्षणों का वर्णन किया गया है। तो पुराण के जो 5 लक्षण है उनका हमें विवरण कहां देखने को मिलता है? तो अमर कोश में। अमर कोश के रचयिता अमर सिंह। अमर सिंह किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे, जो गुप्त काल से रिलेटेड है। अब ये 5 लक्षण कौन से हैं? तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरण। ये आपको याद रखना है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरण। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि पुराणों के जो 5 लक्षण हैं उनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। जब नहीं का फाउंड करने को आएगा ना, तो आपको ये 5 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए।
यदि नहीं पता रहेगी तो आप कंफ्यूज करेंगे ऑप्शंस में बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उसके भौगोलिक विस्तार एवं सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह शहर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे 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 टॉपिक्स लेके आया हूं ना कि बार बार आप देख लेना, यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू उठा के आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिवीजन सीरीज है ना जिसे आप बार बार रिवाइज करके ना अपने फैक्टों को बहुत मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप अपने इनके नोट्स बना लेंगे ना, तो कसम से कह रहा हूं, खैर कसम उसम पे मैं बिलीव रखता नहीं हूं, बट एक कहने के लिए कि आपको एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, आपको अच्छा कंटेंट देना, जो मैं कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसका भौगोलिक विस्तार और बंदरगाह शहरों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार की यदि हम बात करें ना, तो इसका जो उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र जो है, नॉर्थ एरिया जो है, वो कहां तक फैला हुआ था, तो मांडा, मादा लिखा हुआ है, इसे मांडा भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है वो मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। अब ये मांडा किस किनारे, किस नदी के किनारे था, यह भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मांडा जो था वो चेनाब नदी के किनारे पर अवस्थित था। तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी के तट पर। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहां है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये दैमाबाद है किस नदी के किनारे, तो गोदावरी या प्रवरा नदी जिसे बोलते हैं उसके किनारे कौन स्थित था, तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब ईस्ट की बात करें यानी कि पूर्व की बात करें, तो हमारे यूपी यानी कि आपके प्यारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर, जिसका नाम है आलमगीरपुर, मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और यह आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था, तो यह हिंडन नदी के तट पर अवस्थित था, जो आज के वर्तमान समय में अत्यधिक प्रदूषित नदी कहला रही है, ठीक है। बहुत प्रदूषित हो चुकी है, बिल्कुल काला पानी हो रखा है इसका। पश्चिम की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी जो एरिया था, पश्चिमी छोर था, वह कौन सा था, सुतकांगेंडोर था। ये कहां अवस्थित है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। आज यही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, अलग होने के लिए तरह तरह के स्टेप भी उठा रहा है, ठीक है। तो ये सुतकांगेंडोर पश्चिमी सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का ही एक प्रांत था, ये भी आप जान ले। और ये किस नदी के किनारे है, सुतकांगेंडोर दास्क नदी के किनारे अवस्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भारत के जो क्षेत्र सम्मिलित है और जो अदर जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र सम्मिलित थे वो कौन कौन से हैं, तो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, राजस्थान में आपको इनके स्थल देखने को मिल जाएंगे, गुजरात में देखने को मिल जाएगा, और पश्चिमी यूपी में भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, बालाकोट आपको देखने को मिलेगा, सुतकांगेंडोर मिलेगा, नागेश्वर मिलेगा, लोथल भी आपको मिलेगा। लोथल से दोस्तों बार बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बने, ठीक है, बार बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन लोथल से देखने को मिले। आप लोथल है कहां, तो दोस्तों लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गुजरात में लोथल अवस्थित है, किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है। और यह कृत्रिम गोदीबाड़ा था, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह था, आर्टिफिशियल यानी कि नेचुरल बंदरगाह नहीं था, कृत्रिम बंदरगाह था या गोदीबाड़ा था। ओके, तो लोथल के अलावा दोस्तों सुरकोतड़ा, ठीक है, सुरकोतड़ा भी एकमात्र ऐसा संदर्भ स्थल है जहां से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादातर हमें घोड़े के साक्ष्य देखने को सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले, लेकिन हमें साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं। तो कौन कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अस्थि पंजर के साथ, तो आपको एक स्थल याद रखना है, लोथल, दूसरा सुरकोतड़ा, ठीक है। ये दो स्थल याद रखने हैं जहां से हमें घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। अब राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है, हरियाणा के किस जिले में, तो हिसार जिले में, ठीक है, हिसार जिले में राखीगढ़ी अवस्थित है हरियाणा के। तो भारत में जो राखीगढ़ी है ना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। यदि हम ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो स्थल हैं वो सबसे बड़े सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जो कहां अवस्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करें दोस्तों हम शासक और उनकी रानियों और उनसे संबंधित अभिलेखों के बारे में, तो हम शासक किन शासकों की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे गुप्त शासकों की, ठीक है, एक सेकंड सॉरी, गुप्त शासकों की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, उनसे संबंधित जो रानियां थी उनकी बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो अभिलेख रहे हैं उनके बारे में भी हम यहां समझेंगे। अब चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था ये, ठीक है, इनकी जो रानी थी उनका नाम क्या था दोस्तों, उनका नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी राजकुमारी थी।
तो चंद्रगुप्त प्रथम की रानी कौन थी? तो कुमार देवी थी, जो लिच्छवी राजकुमारी लिच्छवी वंश से संबंधित थी। और जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो वर्तमान प्रयागराज में अवस्थित है। हालांकि जो प्रयाग प्रशस्ति है वह हरिसेन द्वारा रचित हो। ठीक है, ठीक है। हालांकि और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का व्यापक रूप से वर्णन दे रखा है। करें समुद्रगुप्त की, तो उनकी वाइफ का नाम क्या था? दत्ता देवी। दत्ता देवी की हमें जानकारी कहां से मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है। और इसके अलावा हमें प्रयाग प्रशस्ति से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त टू की बात करें तो चंद्रगुप्त टू, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे 9 रत्न हुआ करते थे इनके दरबार में। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था कुबेर नागा। ठीक है, जो नक्की नागवंश से संबंधित थी। जानकारी हमें प्राप्त होती है उदयगिरी अभिलेख और मेहरौली लौह स्तंभ से। मेहरौली लौह स्तंभ आपको आज के दिल्ली में वर्तमान में देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार के पास। ठीक है, कुतुब मीनार के पास आप देख सकते हैं मेहरौली लौह स्तंभ को। ठीक है, तो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेर नागा के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो उदयगिरी गुहाभिलेख और मेहरौली लौह स्तंभ। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें हम, तो कुमारगुप्त प्रथम की वाइफ अनंत देवी। ठीक है, अनंत देवी की जानकारी मंदसौर अभिलेख, बिलसड अभिलेख। दोस्तों अभिलेख इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मेजर पता होनी चाहिए। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, एरन अभिलेख हो गया। इसी एरन अभिलेख से हमें 510 ईस्वी में हुए सती प्रथा का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें भानुगुप्त की वाइफ सती हो गई थी। तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलान में आपको आ जाता है कि कौन से राजा की कौन सी रानी संबंधित थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुद्रसेन द्वितीय की बात करें, जो कि वाकाटक वंश से संबंधित था, वाकाटक वंश से था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो रुद्रसेन द्वितीय जो है वह वाकाटक वंश से संबंधित थी, और इनकी जो रानी थी प्रभावती गुप्ता थी। अब प्रभावती गुप्ता कौन है? तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता। ठीक है, किनकी वाइफ है? तो रुद्रसेन टू की वाइफ है, जो कि वाकाटक वंश से थे। अब जानकारी कहां से मिलती है प्रभावती गुप्ता के बारे में कि ये इनकी वाइफ थी? तो हमें मिलती है पूना ताम्रपत्र अभिलेख से। पूना ताम्रपत्र अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है रुद्रसेन द्वितीय। अब गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी हम देख ले, जब गुप्त काल पढ़ ही रहे हैं। तो शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों गुप्त काल में होता था कुमार अमात्य। कुमार अमात्य का दर्जा दोस्तों वही था उस काल में जो वर्तमान समय में आज के आईएएस ऑफिसर का है। ठीक है, वर्तमान के आईएएस ऑफिसर उस टाइम के कुमार अमात्य कहलाते थे। इसके अलावा दोस्तों महादंड नायक जो थे मुख्य न्यायाधीश थे न्यायिक अधिकारी से। महासंधि विग्रहिक जो थे वह युद्ध एवं शांति के अधिकारी थे। और महाबलाधिकृत सेनापति थे, सर्वोच्च सेना अधिकारी थे। महाअच्छपटली कौन थे? तो लेखा यानी कि अकाउंट विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। कौन? तो महाअच्छपटली। प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार दोस्तों राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था। और वहीं महाप्रतिहार की बात करें तो संपूर्ण राजमहल के रक्षकों का प्रमुख होता था। तो आपको यह पता होना चाहिए, यहां से बार बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिलीव ना हो तो आप पीवाईक्यू देखिए उठा के, आपको यही हूबहू यही देखने को मिल जाएगा कि महासंधि विग्रह क्या कार्य था, महाबलाधिकृत का क्या कार्य था। ठीक है, या फिर मिलान में आपको दे देगा कि एक तरफ अधिकारी दे देगा, एक तरफ उनके कार्य दे देगा और मिलाने को कह देगा। तो मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं। शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी कुमार अमात्य, महादंड नायक का कार्य मुख्य न्यायाधीश था, न्यायिक अधिकारी महासंधि विग्रह, युद्ध एवं शांति का अधिकारी, महाबलाधिकृत सेनापति था, महाअच्छपटली लेखा अकाउंट विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। प्रतिहार का क्या काम था? प्रतिहार क्या देखता था? तो राजमहल के जो अंदरूनी जो क्षेत्र थे उनका रक्षक होता था। महाप्रतिहार की बात करें तो महाप्रतिहार क्या था? राजमहल, संपूर्ण जो राजमहल है तो उनके रक्षकों का प्रमुख होता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गुप्त काल में जो भू राजस्व जो होता था ना दोस्तों, गुप्त काल में जो भू राजस्व था वह उपज का कितना था? तो वह उपज का 1/6 से 1/4 भाग हुआ करता था। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि गुप्त काल में भू राजस्व कितना था, तो यह आपको याद रखना है उपज का 1/6 भाग से लेके 1/4 भाग। इसी काल में दोस्तों ना जो स्वर्ण मुद्राएं, जो गोल्ड सिक्के होते थे ना, गोल्ड कॉइन जो होते थे, इनको दिनार कहा जाता था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है कि गुप्त काल में गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था और रजत यानी कि सिल्वर कॉइन को रूपक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। गुप्त सम्राटों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आयोग पूछ लेता है ये चीज कि गुप्त सम्राटों ने किसने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और किसने सर्वाधिक शुद्ध सोने की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। शुद्ध सोना अलग है, ठीक है, शुद्धता अलग है। शुद्धता मतलब उसमें सोने की मात्रा ज्यादा होना,
तो शुद्धता में बात करें तो शुद्धता में सर्वाधिक गोल्ड कॉइन जारी की किसने? तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। वहीं गुप्त सम्राटों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए। मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, ठीक है। और गुप्त सम्राटों ने जारी किए सर्वाधिक सोने की मुद्राएं। अब राजाओं के नाम और उनके उपनामों की बात कर ले हम लोग। तो कुछ राजा थे मौर्य काल में जिनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन द्वारा कहा गया, ठीक है। तो आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता है और किसने सेंड्रोकोटस कहा? तो जस्टिन ने कहा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों हम एंड्रोकोटस भी कह देते हैं और विलार के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस एंड विलार, ठीक है। पूछ लिया जाए सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन, यह आपको भी याद रखना है। अब बात करें बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा कौन था? बिंदुसार था, ठीक है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार का जो उपनाम था वह क्या था? अमित्र घात या अमित्र घात, जिसका तात्पर्य होता था शत्रुओं का नाश करने वाला। तो यह फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि बिंदुसार का जो अन्य नाम था क्या था? अमित्र घात। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अमित्र घात का तात्पर्य शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार का जो अन्य नाम था वो भद्रसार भी था। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है कि अमित्र घात और भद्रसार किसके नाम है? बिंदुसार के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या अन्य नाम है? सेंड्रोकोटस और बिलार। सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। अशोक के नामों की बात करें तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। प्रियदर्शियों या प्रियदर्शी कहा जाता था, प्रियदर्शी। इसके अलावा मास्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि बुद्ध शाक्य अशोक को किस अभिलेख में कहा गया है? तो आपको याद रखना है मास्की और जो गुर्जरा अभिलेख है ना, उसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। चाणक्य के अन्य नाम की बात करें तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य के अन्य नाम, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करें प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों की कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में कौन से प्रमुख दर्शन रहे हैं, तो दोस्तों षड दर्शन रहे हैं। षड दर्शन हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में रहे हैं, ठीक है। षड दर्शन 6 दर्शनों का समूह था, इसे हम षड दर्शन कहते हैं, जो कि आज की हमारी हिंदू सभ्यता का आधार है। तो प्रमुख दर्शन में हम बात करें योग दर्शन की, तो योग दर्शन के फाउंडर कौन है? तो महर्षि पतंजलि। तो एग्जाम में कभी पूछा जाए योग दर्शन के फाउंडर, तो महर्षि पतंजलि लगा के आना है। और सांख्य दर्शन जो है दोस्तों, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने फाउंड किया था और सबसे प्राचीन दर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो पूछ लिया जाए कि भारतीय सभ्यता में सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन की शिक्षा बुद्ध ने भी प्राप्त की थी, ठीक है। बुद्ध ने अपने गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के फाउंडर है महर्षि गौतम, ठीक है। वहीं वैशेषिक दर्शन की यदि हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन के फाउंडर हैं महर्षि कणा, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन में ही परमाणु का वर्णन किया गया है, अणुओं का वर्णन किया गया है। इसलिए महर्षि जो कणा थे ना, उन्हें अणु सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो उत्तर मीमांसा के फाउंडर महर्षि बादरायण है। कौन है? महर्षि बादरायण उत्तर मीमांसा के फाउंडर है। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पूर्व मीमांसा की बात करें तो पूर्व मीमांसा के फाउंडर महर्षि जैमिनी है, ठीक है। और महर्षि जैमिनी किसके फाउंडर है? पूर्व मीमांसा के। और महर्षि बादरायण किसके फाउंडर हैं? तो उत्तर मीमांसा के, जिसे हम वेदांत भी कहते हैं। इस फैक्ट को याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रिवर्स करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा चारवाक दर्शन की यदि हम बात करें तो चारवाक दर्शन का फाउंडर चारवाकी है, ठीक है। चारवाक दर्शन का अन्य नाम लोकायत दर्शन भी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि चारवाक दर्शन का फाउंडर चारवाक है और अन्य दर्शन, इसी दर्शन का जो अन्य नाम है वह लोकायत दर्शन है। ओके, वैदिक कालीन नदियों की यदि हम बात करें और उनके आधुनिक नामों की बात की जाए तो कुछ प्रमुख वैदिक कालीन नदियां थी जो एग्जाम में साल ही क्वेश्चन आ जाता है। हर दूसरे तीसरे साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो जो कुबा नदी थी, जो कुबा नदी है, उसका वर्तमान नाम क्या है? काबुल। काबुल नदी आपको कहां देखने को मिलेगी? तो वर्तमान अफगानिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगी। वितिस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम है दोस्तों। और वहीं परुष्णी नदी जो है वर्तमान नाम रावी।
रावी है। ठीक है, इसी परुषणी रवि, जिसे वर्तमान में रावी कहते हैं, उसके ही किनारे दशराज युद्ध संपन्न हुआ। ठीक है, और दशराज युद्ध में विजय किसकी हुई? तो राजा सुदास की विजय हुई थी। नदी जो है दोस्तों, वर्तमान नाम इसका क्या है? गोमल। सदा नीरा नदी की हम बात करें तो सदा नीरा नदी को वर्तमान समय में हम गंडक कहते हैं। सतुद्री जो नदी है, सतुद्री नदी का नाम है सतलज। वर्तमान, देखो ये फैक्ट है, कोर फैक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। समझाने वाला होता तो मैं समझा देता, ये चीज आप जान लो। तो सतुद्री नदी जिसका वर्तमान नाम है सतलुज। विपाशा जो नदी है, प्राचीन नाम जिसका है, तो उसका वर्तमान नाम क्या है विपाशा का? तो व्यास नदी। ठीक है, व्यास को ही प्राचीन काल में विपाशा कहते थे। अस्किनी का जो वर्तमान नाम है वह चेनाब नदी है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि काबुल को प्राचीन समय में कुबा कहते थे, झेलम को प्राचीन समय में वितिस्ता कहते थे, रावी को प्राचीन समय में परुषणी कह देते थे, और गोमल का प्राचीन नाम गोमती है, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री है, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, और चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए सारे के सारे। आज हम 10 टॉपिक ही करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से जुड़े जो प्रतीक हैं, वो प्रतीक क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जब वो गर्भ में थे, तब उनका जो प्रतीक रहा है कमल रहा है। जब वो जन्म हुआ था उनका, तो उनके जन्म का जो प्रतीक रहा है वो सांड रहा है। याद रखना, गौतम बुद्ध के गर्भ और जन्म से संबंधित ये जो प्रतीक रहे हैं कमल एवं सांड रहा है। ग्रह त्याग की बात करें तो ग्रह त्याग का जो प्रतीक रहा है दोस्तों, एक घोड़ा रहा है। ग्रह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहां हुई? तो ज्ञान प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो बोधि वृक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक रहा है। निर्वाण की बात करें, यदि हम निर्वाण की बात करें तो निर्वाण का जो प्रतीक रहा है वह रहा है पदचिन्ह या चक्र, जो कि प्रथम उपदेश इनका धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया है। धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया क्या? तो प्रथम उद्देश्य। ठीक है, मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो प्रतीक है वह स्तूप है। ठीक है, तो मृत्यु का जो प्रतीक स्तूप है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। गर्भ और जन्म से संबंधित प्रतीक कमल एवं सांड, गृह त्याग से संबंधित प्रतीक घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण से संबंधित जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, चक्र है, मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक है वह स्तूप है। यह आपको याद रखना है, क्योंकि मिलान में चिन्ह में ये सब आ जाते हैं एक दूसरे से मिलान करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, बल्कि सही टॉपिक को सही गहराई से पढ़ने से होता है। अगर आज का एनालिसिस आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जो पीवाईक्यू में बार बार दिखाई देता है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तब तक पढ़ते रहिए, विश्लेषण करते रहिए, और क्योंकि यूपीपीसीएस में सफलता उन्हीं को मिलती है जो पैटर्न को समझते हैं। तो दोस्तों ख्याल रखिए, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहिए। जय हिंद।